मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज से 15 दिनों तक सभी विभागों की समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में विभागीय मंत्री, अधिकारी और एक्सपर्ट शामिल होंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन और अबूझमाड़ में दिए जा रहे पट्टों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। इसी क्रम में सीएम भूपेश बघेल 26 जून को गोधन न्याय योजना, सुराजी गांव योजना, वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना की समीक्षा करेंगे। 28 जून को खनिज विभाग, 29 जून को ऊर्जा विभाग और 30 जून को सीएम मनरेगा रोजगार वृद्धि गौठान आजीविका केंद्र की समीक्षा करेंगे। 1 जुलाई को सीएम स्वास्थ्य विभाग के कार्यों की समीक्षा करेंगे। 2 जुलाई को गृह विभाग की बैठक लेंगे। 3 जुलाई को खाद्य विभाग और मार्कफेड की बैठक लेंगे। 5 जुलाई को लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी और जल संसाधन विभाग, 6 जुलाई को संस्कृति, पर्यटन, शिक्षा विभाग की समीक्षा करेंगे। आज बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत कुमार गौतम महासमुंद के दौरे पर रहेंगे, जहां पर दुष्यंत कुमार जिला पदाधिकारी और मंडल प्रभारियों की बैठक लेंगे। बैठक में कार्यों की समीक्षा की जाएगी और आगे की रणनीतियों पर चर्चा होगी। रायपुर में आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मार्गदर्शन में पौधा तुहर द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा। इस दौरान वन विभाग ने 2 करोड़ 27 लाख पौधे बांटने का लक्ष्य रखा है। वन विभाग की ओर से पौधा वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आज दोपहर 2 बजे वन मंत्री मोहम्मद अकबर पौधे से भरी गाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। हर साल 25 जून को देश के आपातकाल के लिए याद किया जाता है। 1975 में इस दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लागू की थी, जिसे लेकर लोकतंत्र सेनानी संघ के लोगों ने 25 और 26 जून को काला दिवस मनाने की घोषणा की है। आज वे गांधी जी की प्रतिमा के सामने काला मास्क और पट्टी लगाकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आज भोपाल में बीजेपी प्रदेश पदाधिकारियों की अहम बैठक होगी और बैठक में शिव प्रकाश और मुरलीधर राव समेत बड़े नेता शामिल होंगे, जहां कई मुद्दों पर नेताओं से चर्चा की जाएगी। बैठक में नरेंद्र सिंह तोमर और सीएम शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हो सकते हैं। राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल आज बिलासपुर दौरे पर रहेंगे। प्रभारी मंत्री बनने के बाद जयसिंह अग्रवाल का पहला दौरा है, जहां वो कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होंगे। साथ ही अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और विकास योजनाओं की समीक्षा करेंगे। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह आज बिलासपुर दौरे पर रहेंगे, जहां वे पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे। बीजेपी ऑफिस में होने वाली इस बैठक में रमन सिंह पत्रकारों को संबोधित करेंगे और प्रदेश सरकार की कमियां बताएंगे। मध्य प्रदेश में ट्रांसफर पॉलिसी जारी कर दी गई है, जिसमें 1 जुलाई से 31 जुलाई तक ट्रांसफर होंगे। पहले अनुसूचित क्षेत्रों के खाली पद भरे जाएंगे। कोरोना से गंभीर होने वालों को पहली प्राथमिकता में रखा जाएगा। जबलपुर हाईकोर्ट के नए जजों का शपथ ग्रहण समारोह आज है और चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक हाईकोर्ट के 6 नए जजों को आज शपथ दिला रहे हैं। बता दें कि 18 जून को जारी किए गए नए जजों की नियुक्ति की सूचना जारी हुई है, जिसके 6 दिन बाद यानी कि आज सभी जज शपथ लेकर पदभार ग्रहण करेंगे। भोपाल में आशा उषा कार्यकर्ता का धरना खत्म हो चुका है। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मी कौरव की गिरफ्तारी के बाद धरना खत्म किया गया। लक्ष्मी कौरव ने कहा कि एनएचएम में से मांगे पूरी करने का आश्वासन मिला है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो बड़े स्तर पर हड़ताल शुरू की जाएगी। मध्य प्रदेश में 62 नए केस के साथ अब तक 7,89,000 मरीज मिले हैं। प्रदेश में 22 मरीजों की मौत से कुल आंकड़ा 8,849 पहुंच चुका है। 24 घंटे में 255 मरीज डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा अब 7,79,000 को पार कर गया है। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 1,280 पहुंच गई है। राजधानी भोपाल में 15 और इंदौर में 10 नए केस सामने आए। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 317 नए मामलों में कुल आंकड़ा 9,92,000 को पार कर गया। वहीं राज्य भर में 8 मौत से अब तक 13,415 लोगों की मौत हुई है। अब तो 605 मरीजों के डिस्चार्ज होने के बाद कुल आंकड़ा 9,71,000 को पार कर गया। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 7,314 पहुंच गई है। राजधानी रायपुर में 18 नए केस की पुष्टि हुई है। छत्तीसगढ़ में पूरे जिलों में वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है। प्रदेश में अब तक 80,36,000 लोगों को वैक्सीन लग चुका है, जिसमें से लगभग 22% यानी कि 67 लाख लोगों को पहली डोज लग चुकी है। वहीं 4.34% यानी कि 13 लाख लोगों को दूसरी डोज लगवाई जा चुकी है। मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन प्रोग्राम सुचारू रूप से चल रहा है। प्रदेश में अब तक 1 करोड़ 8 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुका है, जिसमें से 1 करोड़ 64 लाख यानी कि 22.5% लोगों को पहली डोज लग चुकी है। वहीं 3% यानी कि 22,56,000 लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है।
मध्य प्रदेश में कोरोना से रिकवरी रेट बढ़कर अब 98.7% पर पहुंच गया है। प्रदेश में 31 जिलों में एक भी केस नहीं मिले हैं, बाकी जिलों में 1 से 5 केस मिले हैं। वहीं पॉजिटिविटी रेट भी गिरकर अब 0.1% पहुंच गई है। संक्रमण के मामले में मध्य प्रदेश अब 31वें नंबर पर पहुंच गया है, जबकि 4 दिन पहले 28वें पायदान पर था। भोपाल में वैक्सीनेशन सेंटर पर युवक ने जमकर हंगामा किया। युवक ने स्वास्थ्य कर्मचारियों की टीम पर हमला कर दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि युवक वैक्सीनेशन के बाद बुखार आने से नाराज था। बिलासपुर में 26 वर्षीय खुशबू विश्वकर्मा ने ग्रीन गार्डन कॉलोनी के अपार्टमेंट के 4थे माले से कूदकर जान दे दी। पुलिस ने बताया कि युवती लॉकडाउन के पहले एक दुकान में काम किया करती थी, लेकिन बीते कुछ दिनों से कोई जॉब नहीं कर रही थी। परिजनों और अपार्टमेंट के लोगों से पूछताछ के साथ सीसीटीवी भी खंगाला जा रहा है। इधर शव का पंचनामा कर पीएम के लिए भेज दिया गया। छतरपुर के ईशानगर थाना इलाके में बदमाशों ने एक युवक पर फायरिंग कर दी। वहीं युवक का एक दोस्त भी घायल हो गया। गंभीर हालत में युवक को ग्वालियर रेफर कर दिया गया। फायरिंग करने के बाद चारों बदमाश फरार हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी है। कोरबा के धुरेना गांव से करीब 800 किलो गोबर चोरी हो गया, जिसकी कीमत 1600 रुपए बताई जा रही है। खबर के मुताबिक गांव के गोधन समिति के अध्यक्ष ने इस बारे में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और मामले में जल्द कार्रवाई करने की मांग की। पुलिस ने मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जांजगीर चांपा के शिवरी नारायण पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया है और दोनों युवक प्रहलाद साहू और नरोत्तम बघेल खुद को पुलिस वाला बताकर अवैध वसूली किया करते थे। पुलिस पूछताछ में दोनों युवकों ने खुद को पत्रकार भी बताया। फिर पुलिस ने दोनों से प्रेस कार्ड भी जब्त किया। मामला नगर पंचायत खरोच क्षेत्र का है। रायपुर पुलिस ने 2 थाना क्षेत्र में 80 लाख रुपए कीमत का 800 किलो गांजा जब्त किया है। मंदिर हसौद में 1 क्विंटल गांजे के साथ 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। तो मलकानगिरी में से गांजा मध्य प्रदेश ले जाया जा रहा था। वहीं सरस्वती नगर के कोटा इलाके से खड़े ट्रक से 7 किलो गांजा बरामद किया गया। सभी आरोपियों पर एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। रायपुर के आमानाका में निगम के रिटायर्ड इंजीनियर पारसनाथ पाठक ठगी का शिकार हो गया। हालांकि साइबर सेल ने 3 शातिर ठगों को झारखंड के जामताड़ा से गिरफ्तार कर लिया है। इंजीनियर से बैंक अधिकारी बनकर केवाईसी अपडेट के नाम पर पूरा डिटेल लिया गया था। जानकारी के इंजीनियर के बेटे पुलकित ने आमानाका थाने में ठगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। इंदौर नगर निगम के बने गोदाम में अचानक भीषण आग लग गई। सूचना के बाद दमकल की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। गोदाम में ब्लीचिंग पाउडर रखा हुआ था और लाखों का माल बुरी तरह से जलकर खाक हो गया। छत्तीसगढ़ में बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। यहाँ पर मौसम विभाग ने 14 जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। बिलासपुर संभाग के जिलों में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं रायपुर में भी सुबह से काले बादल छाए हुए हैं। मध्य प्रदेश में बारिश के कारण कई इलाकों में आंधी तूफान और जलभराव की स्थिति निर्मित हो गई है। भोपाल में भी बीती रात तेज बारिश हुई है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए अलर्ट जारी किया है। शहडोल, कटनी, सिवनी समेत 12 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। सरायपाली विकास खंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत पैकीन के एक गांव में ग्रामीणों को आवागमन के लिए सड़क नहीं मिल पा रही है और दरअसल कुछ भूमाफियाओं द्वारा सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर दिए जाने से आवागमन पूरी तरीके से बंद हो चुका है और बारिश के सीजन में लोगों का बस्ती से बाहर जाना दुर्भर हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर पर 8 दलों के 14 नेताओं के साथ करीब 3.5 घंटे तक बैठक की। प्रधानमंत्री आवास पर चली इस बैठक में मोदी ने संदेश दिया कि जम्मू कश्मीर से दिल्ली और दिल की दूरी कम होगी। पीएम मोदी ने परिसीमन के बाद जल्द विधानसभा चुनाव कराए जाने की बात भी कही और नेताओं से ये भी कहा कि ये इस प्रक्रिया में शामिल है। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा है कि जम्मू कश्मीर में सभी के लिए सुरक्षा और सुरक्षा का माहौल सुनिश्चित करने की जरूरत है। बैठक के बाद अमित शाह ने ट्वीट कर कहा कि कश्मीर के मुद्दे पर बातचीत अच्छी रही। जम्मू कश्मीर के संपूर्ण विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। वहीं बैठक के बाद पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने फिर अनुच्छेद 370 का मुद्दा उठाया। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि सरकार को पाकिस्तान से बात करनी चाहिए। वहीं उमर अब्दुल्ला ने कहा कि एक बैठक से दिल्ली और दिल की दूरी नहीं घटेगी। पीएम के साथ बैठक में कांग्रेस ने राज्य के 2 हिस्सों में बंटवारे का विरोध किया। कांग्रेस की तरफ से पूर्व सीएम गुलाम नबी आजाद, स्टेट यूनियन के चीफ गुलाम अहमद मीर और पूर्व डिप्टी सीएम तारक चंद ने शिरकत की। बैठक के बाद गुलाम नबी आजाद ने बताया कि ये एक खुली चर्चा थी, जो जिस विषय पर बोलना चाहता था बोला।
गुलाम नबी आजाद ने केंद्र के इस बात की गारंटी मांगी है कि जम्मू कश्मीर के लोगों का उनकी जमीन पर हक पहले की तरह सुरक्षित रहे। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार से जमीन की गारंटी मिलनी चाहिए, कश्मीरी पंडितों को वापस लाया जाए और पुनर्वास किया जाए। 5 अगस्त को राज्य के 2 हिस्सों में बांटा गया है, जिससे पहले बाद के राजनीतिक बंदियों को छोड़ने की मांग की। इस बैठक में 8 दलों के 14 नेता आमंत्रित थे। इन नेताओं में नेशनल कॉन्फ्रेंस के संरक्षक फारूक अब्दुल्ला, पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती और पूर्व केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आजाद प्रमुख हैं। बीजेपी की ओर से बैठक में जम्मू कश्मीर और इकाई के अध्यक्ष रविंद्र रैना, पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंद्र गुप्ता और निर्मल सिंह भी शामिल हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज केरल दौरे पर रहेंगे। रक्षा मंत्री आज कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड का दौरा करेंगे। यहां पर बन रहे स्वदेशी विमान वाहक के काम की समीक्षा करेंगे। कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कर्नाटक के कारवार में भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट सी बर्ड का हवाई सर्वेक्षण किया था। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक आज छात्रों से चर्चा करेंगे। शिक्षा मंत्री आज सोशल मीडिया के जरिए 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा के बारे में छात्रों से बात करेंगे। बता दें कि पहले भी निशंक छात्रों से बातचीत कर उन्हें सुझाव देते रहे हैं। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने तजाकिस्तान में SCO यानी कि शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक में पाकिस्तान की पोल खोली है। उन्होंने SCO से पाकिस्तान की जमीन से ऑपरेट किए जा रहे आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के खिलाफ एक्शन प्लान लाने की अपील की। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी आपराधिक मानहानि के एक मुकदमे में अपना बयान दर्ज कराने के लिए गुरुवार को सूरत की एक मजिस्ट्रेट अदालत में पेश हुए। सूरत से बीजेपी के विधायक पूर्णेश मोदी ने मोदी उपनाम पर राहुल गांधी की टिप्पणी को लेकर मुकदमा दर्ज कराया था। कोर्ट में राहुल गांधी ने मोदी उपनाम वाले लोगों पर कोई अपमानजनक टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। पंजाब कांग्रेस में कलह के बीच राहुल गांधी ने मोर्चा संभाल लिया है। वो शुक्रवार को दिल्ली में अपने आवास पर पार्टी के विधायकों से मुलाकात करेंगे, जिससे पहले बुधवार को पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुनील जाखड़ और पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल से ने दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात की थी। पंजाब कांग्रेस में गुटबाजी को खत्म करने के लिए सिलसिलेवार बैठकों का दौर जारी है। कांग्रेस पार्टी 7 जुलाई से तेल की कीमतों में बढ़ोतरी और बेरोजगारी के खिलाफ 10 दिवसीय राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू करेगी। कांग्रेस ने कहा है कि वो लोगों की दुर्दशा और जनता के प्रति कथित सरकारी उदासीनता को उजागर करने के लिए 7 से 17 जुलाई तक देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करेगी। पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता में महासचिवों और राज्य प्रभारियों के साथ गुरुवार को हुई बैठक में फैसला लिया गया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर से नंदीग्राम चुनाव के नतीजे को चुनौती देने वाली याचिका पर कोलकाता हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इससे पहले ममता ने इस केस की सुनवाई कर रहे जस्टिस कौशिक चंद्रा की बेंच को बदलने की मांग भी की थी। इस मामले पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। इस दौरान ममता भी वर्चुअली शामिल हुई। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स राउंड टेबल में हिस्सा लिया। वित्त मंत्री ने बैठक में निवेशकों को भारत में निवेश के बेहतर अवसर के बारे में बताया, साथ ही निवेश का भी आह्वान किया। अयोध्या में जमीन घोटाले के आरोपों के बाद RSS और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की गुरुवार को मुंबई में एक इमरजेंसी बैठक हुई। यह बैठक करीब 2 घंटे से भी ज्यादा चली, जिसमें सभी संघ पदाधिकारियों ने अयोध्या में जमीन विवाद को लेकर उठाए जा रहे सवालों की जानकारी ट्रस्ट के सदस्यों से ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जून को अयोध्या के बड़े अफसरों के साथ मीटिंग करेंगे। PNB घोटाला मामले में भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी द्वारा अपने प्रत्यार्पण के खिलाफ दायर की गई याचिका ब्रिटेन के हाईकोर्ट में खारिज होने के बाद विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि अब उसने फैसले को देखा है। भारत नीरव को न्याय के कटघरे में खड़ा करने के लिए उसके जल्द प्रत्यार्पण का प्रयास जारी है। कर्नाटक उच्च न्यायालय में ट्विटर ने MD मनीष माहेश्वरी को अंतरिम राहत दी है और गाजियाबाद पुलिस को उनके खिलाफ कठोर कदम नहीं उठाने का निर्देश दिया है। उच्च न्यायालय ने कहा है कि अगर गाजियाबाद पुलिस ट्विटर MD की जांच कराना चाहती तो वो वर्चुअली कर सकती है। लोकसभा सदस्य और भाजपा के नेता वरुण गांधी ने ट्विटर पर भारतीय नागरिकों पर रौब जमाने का आरोप लगाते हुए गुरुवार को कहा कि इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म को कानूनी नोटिस सार्वजनिक करना चाहिए जो उनके ट्वीट्स की वजह से उसे कानूनी एजेंसियों ने भेजा है। वरुण गांधी ने एक ईमेल का स्क्रीनशॉट भी ट्वीट किया जो कि उन्हें ट्विटर से प्राप्त हुआ था।
तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों में आज कोई बदलाव नहीं किया है। कीमतों में कोई बदलाव नहीं होने से दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 97 रुपये 76 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत 88 रुपये 30 पैसे प्रति लीटर बनी हुई है। भारत में इस वक्त पूर्वी यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ समेत कुछ हिस्सों में मानसून एक्टिव है, जहां पर झमाझम बारिश हो रही है और आज इन राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु के कुछ हिस्सों, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश के साथ एक दो स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आगाह किया है कि अगर मौजूदा चलन जारी रहा तो कोविड-19 का डेल्टा वेरिएंट के अन्य वेरिएंट के मुकाबले ज्यादा हावी होने की आशंका है। WHO की ये चेतावनी ऐसे समय में आई है जब 85 देशों में इस वेरिएंट की मिलने की पुष्टि हुई है और दुनिया के अन्य देशों में भी इसके मामले सामने आ रहे हैं। दुनिया भर में कोरोना के मामले 18 करोड़ 7 लाख को पार कर गए हैं। वहीं अब तक 39 लाख 15 हजार मरीजों की मौत हुई है। दुनिया भर के 16 करोड़ 54 लाख कोरोना मरीज को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया भर में एक्टिव मामले इस वक्त 1 करोड़ 14 लाख के पार पहुंच गए। कुछ देशों में 2 चरण की वैक्सीनेशन के बाद छूट की सीमा बढ़ा दी गई। देश में एक दिन में कोरोना के 51,225 नए केस मिले, जिससे कुल आंकड़ा अब 3 करोड़ 1 लाख के पार पहुंच गया है। वहीं 1,324 मौत से अब तक 3,93,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 63,374 मरीजों को ठीक होने पर डिस्चार्ज किया गया है। वहीं 6,07,000 एक्टिव मरीजों का राजधानी गाजीपुर बॉर्डर से ट्रैक्टर रैली की रिहर्सल पर किसान नेता राकेश टिकैत का बयान आया है। टिकैत ने कहा है कि रिहर्सल इसलिए हो रही है कि 26 तारीख नजदीक है। किसान 26 तारीख को कभी नहीं भूलेगा। हर महीने की 26 तारीख आएगी, किसान ट्रैक्टरों की रिहर्सल करेगा। ट्रैक्टर दिल्ली का रास्ता न भूल जाए, इसलिए रिहर्सल करनी पड़ती है। किसान आंदोलन को लेकर भी राकेश टिकैत का बयान आया है। राकेश टिकैत ने कहा है कि हमें उम्मीद है कि सरकार बात करेगी। ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार कानून वापस नहीं लेगी और MSP पर कानून नहीं बनाती। किसान आंदोलन और किसानों के दिल्ली कूच करने पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसान यूनियन के नेताओं से 10 से 11 बार बात हो चुकी है। किसान नेताओं की परेशानियां समझने की कोशिश की है। उन्होंने जिस प्रावधान से उन्हें दिक्कत है खुले मन से बताएं। हम विचार और निराकरण करने के लिए तैयार हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गठित समिति ने कहा है कि कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के दौरान जब देश भर में ऑक्सीजन के लिए हाहाकार मचा हुआ था, तब दिल्ली सरकार ने जरूरत से 4 गुना ज्यादा ऑक्सीजन की मांग कर दी थी। समिति ने सुप्रीम कोर्ट को हैरान कर देने वाली बात बताई कि दिल्ली सरकार को जरूरत से ज्यादा ऑक्सीजन आपूर्ति के कारण 12 राज्यों को ऑक्सीजन संकट का सामना करना पड़ा। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी को लेकर आई एक ऑडिट रिपोर्ट पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बीजेपी नेताओं पर हमला बोला। सिसोदिया ने कहा कि सुबह से दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी को लेकर बीजेपी के बड़े बड़े नेता और केंद्रीय मंत्री एक तथाकथित रिपोर्ट के हवाले से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बुरा बोल रहे हैं, जबकि ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई है। इधर बीजेपी नेता संबित पात्रा ने रिपोर्ट का हवाला देते हुए ट्वीट कर कहा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नियुक्त पैनल का कहना है कि अरविंद केजरीवाल ने कोरोना की दूसरी लहर की पीक के दौरान जरूरत के 4 गुना ऑक्सीजन की मांग की थी, जिससे अन्य 12 राज्यों को ऑक्सीजन संकट का सामना करना पड़ सकता था। तो इसका मतलब दिल्ली के मुख्यमंत्री जी भर के झूठ बोल रहे थे। दरअसल वो झूठे ही हैं। देश भर में तेजी से कोरोना वैक्सीनेशन करने पर जोर दिया जा रहा है। गुजरात सरकार ने राज्य के उन शहरों में जहां नाइट कर्फ्यू लगा है, वहां के सभी बिजनेस और निजी संस्थानों को आदेश दिया है कि वो 30 जून तक अपने सभी कर्मचारियों को वैक्सीन की डोज लगवा लें। राज्य सरकार ने चेतावनी दी कि इस आदेश का पालन नहीं करने वाले बिजनेस और निजी संस्थानों को बंद कर दिया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोच्चि में दक्षिणी नौसेना कमान का दौरा किया। उन्होंने कहा कि स्वदेशी विमान वाहक पर किए गए काम का प्रत्यक्ष रूप से जायजा लेना खुशी की बात है। ये भारत का गर्व और आत्मनिर्भर भारत का एक चमकता उदाहरण है। इस प्रोजेक्ट को NDA सरकार ने अनुमति दी थी और कोरोना के बावजूद इसमें प्रगति हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह केरल दौरे पर हैं। इस दौरान कोच्चि में राजनाथ ने कहा कि गलवान गतिरोध के दौरान नौसेना की सक्रिय अग्रिम तैनाती ने हमारे इरादे का संकेत दिया। हम शांति चाहते हैं, लेकिन किसी भी घटना के लिए तैयार हैं। अगले साल स्वदेशी विमान वाहक की कमीशनिंग भारत की आजादी के 75 साल के लिए एक उचित श्रद्धांजलि होगी।
महाराष्ट्र के नागपुर में प्रवर्तन निदेशालय ने कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के आवास पर रेड की। बता दें कि महाराष्ट्र के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह ने देशमुख पर वसूली का आरोप लगाया था, जिसके बाद से मामले की जांच हो रही है। कांग्रेस पार्टी 7 जुलाई से तेल की कीमतों में बढ़ोतरी और बेरोजगारी के खिलाफ 10 दिवसीय राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू करेगी। कांग्रेस ने कहा है कि वो लोगों की दुर्दशा और आम जनता के प्रति कथित सरकारी उदासीनता को उजागर करने के लिए 7 से 17 जुलाई तक देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करेगी। पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता में महासचिवों और राज्य प्रभारियों के साथ गुरुवार को हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। डेल्टा प्लस वेरिएंट के बढ़ते मामले पर राहुल गांधी ने सरकार को घेरते हुए सवाल किया, देश में इसकी जांच और रोकथाम के लिए बड़े स्तर पर टेस्टिंग क्यों नहीं हो रही? वैक्सीन इस पर कितनी प्रभावशाली है और पूरी जानकारी कब मिलेगी? और तीसरी लहर में इसे नियंत्रित करने का क्या प्लान है? आजाद भारत के इतिहास में सबसे विवादास्पद और अलोकतांत्रिक काल माने जाने वाले 25 जून 1975 के दिन को पीएम मोदी ने याद किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में आपातकाल एक काला अध्याय है, जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकता। हम उन सभी महानुभावों को याद करते हैं जिन्होंने आपातकाल का विरोध किया और भारतीय लोकतंत्र की रक्षा की। आज आपातकाल की बरसी है और इस दिन को लेकर पूर्व सीएम रमन सिंह ने ट्वीट कर कांग्रेस पर निशाना साधा। रमन सिंह ने लिखा कि 1975 में आपातकाल कांग्रेस द्वारा लोकतंत्र का काला अध्याय है। आज ही के दिन रात राष्ट्र को जेल में बंद कर दिया गया और अभी हम जिस आजादी में सांस ले रहे हैं वो बीजेपी के जननायकों की देन है। रायपुर में राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने कहा कि 24 जून 1975 की रात को आपातकाल लागू हुआ था। 1975 में हमारी स्वतंत्रता का हनन हुआ। विपक्ष के भारी विरोध की वजह से इसे हटाना पड़ा। टूल किट मामले में एफआईआर किए जाने का भी मुद्दा सांसद सरोज पांडे ने उठाया। पूर्व सीएम कमलनाथ ने भ्रष्टाचार को लेकर ट्वीट कर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने लिखा है कि मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य बन रहा है जहां सरकार भ्रष्टाचार बढ़ाने के लिए कानून बना रही है। भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम में धारा 17A जोड़कर सरकार ने जांच एजेंसियों के हाथ बांध दिए हैं। नतीजतन भ्रष्टाचार के मामले पहले से आधे रह गए। इसी क्रम में सीएम भूपेश बघेल 26 जून को गोधन न्याय योजना, सुराजी गांव योजना, वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना की समीक्षा करेंगे। 28 जून को खनिज विभाग, 29 जून को ऊर्जा विभाग और 30 जून को सीएम मनरेगा, रोजगार वृद्धि, गोठान आजीविका केंद्र की समीक्षा करेंगे। 1 जुलाई को सीएम स्वास्थ्य विभाग के कार्य की समीक्षा करेंगे। 2 जुलाई को गृह विभाग की बैठक लेंगे। 3 जुलाई को खाद्य विभाग और मार्कफेड की बैठक लेंगे। 5 जुलाई को लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी और जल संसाधन विभाग, 6 जुलाई को संस्कृति पर्यटन शिक्षा विभाग की बैठक लेंगे। जबलपुर हाई कोर्ट के नए जजों का शपथ ग्रहण समारोह हुआ। चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक हाई कोर्ट के 6 जजों को आज उन्होंने शपथ दिलाया। बता दें कि 18 जून को जारी नए जजों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी हुई थी, जिसके 6 दिन बाद यानी कि आज सभी जज शपथ लेकर पदभार उन्होंने ग्रहण किया। मध्य प्रदेश में ट्रांसफर पॉलिसी जारी कर दी गई है। उसमें 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक ट्रांसफर होंगे। पहले अनुसूचित क्षेत्रों के खाली पद भरे जाएंगे। कोरोना से गंभीर होने वालों को प्राथमिकता दी जाएगी। मध्य प्रदेश में विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह ने अवैध रेत खनन को लेकर बीजेपी सरकार पर नदियों को समाप्त करने का आरोप लगाया है। सिंध नदी में शहरों को सप्लाई के लिए पानी ही नहीं बचा। पत्र लिखने और विधानसभा में मुद्दे उठाने के बाद भी सरकार खनन रोकने में नाकाम रही। गोविंद सिंह ने कहा कि बीजेपी में प्रद्युम्न सिंह तोमर अपनी दुर्दशा करा रहे हैं। भोपाल में वैक्सीनेशन सेंटर पर युवक ने जमकर हंगामा किया। युवक ने स्वास्थ्य कर्मचारियों की टीम पर हमला भी कर दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि युवक वैक्सीनेशन के बाद बुखार आने से नाराज था। सरगुजा जिले के मंगारी गांव में ट्रैक्टर पलटने से किसान की मौत हो गई। किसान अपने खेत की जुताई कर ट्रैक्टर से घर लौट रहा था और अचानक ट्रैक्टर पलट गई और किसान ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं मामले में मर्ग कायम करते हुए सीतापुर पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। बिलासपुर में 26 वर्षीय खुशबू विश्वकर्मा ने ग्रीन गार्डन कॉलोनी के अपार्टमेंट के 4थे माले से कूदकर जान दे दी। पुलिस ने बताया कि युवती लॉकडाउन के पहले एक दुकान में काम करती थी, लेकिन बीते कुछ दिनों से कोई जॉब नहीं कर रही थी। परिजनों और अपार्टमेंट के लोगों से पूछताछ के साथ सीसीटीवी भी खंगाला जा रहा है। इधर शव का पंचनामा कर पीएम के लिए भेज दिया गया है।
झाबुआ के रायपुरिया थाना इलाके में अज्ञात बदमाशों ने पत्थर से कुचलकर घर में सो रहे दंपति और पोती की हत्या कर दी। ट्रिपल मर्डर की सूचना मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई। कोरबा के धुरेना गांव से करीब 800 किलो गोबर चोरी हो गया, जिसकी कीमत 1600 रुपए बताई जा रही है। खबर के मुताबिक गांव के गोधन समिति के अध्यक्ष ने इस बारे में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और मामले में जल्द कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। रायपुर पुलिस ने 2 थाना क्षेत्र से 80 लाख कीमत का 800 किलो गांजा जब्त किया है। मंदिर असौद में 1 क्विंटल गांजे के साथ 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। गांजा मलकानगिरी से मध्य प्रदेश ले जाया जा रहा था। वहीं सरस्वती नगर के कोटा इलाके में खड़े ट्रक से 7 क्विंटल गांजा बरामद किया गया। सभी आरोपियों पर एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। जांजगीर चांपा के शेरवी नारायण पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। दोनों युवक प्रहलाद साहू और नरोत्तम बघेल खुद को पुलिस वाला बताकर अवैध वसूली करते थे। पुलिस पूछताछ में दोनों ने खुद को पत्रकार भी बताया। फिर पुलिस ने दोनों से प्रेस कार्ड भी जब्त किया। मामला नगर पंचायत खरोद क्षेत्र का है। राजस्थान के डूंगरपुर में पेट्रोल पंप में हुई लूट का खुलासा हो गया है। इंदौर के छात्र ने दोस्तों के साथ मिलकर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। अब बता दें कि पेट्रोल पंप कर्मचारी से 4,40,000 रुपए की लूट हुई थी। आरोपियों की तलाश में राजस्थान पुलिस भवनपुर थाना पहुंची थी, जिसके बाद इंदौर से 4 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। महासमुंद में 13 क्विंटल गांजे के साथ 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी गांजे को ट्रक में छिपाकर ओडिशा से उत्तर प्रदेश ले जा रहे थे, तभी कोमा खान थाना पुलिस ने उन्हें धर दबोचा। जब्त गांजे की कीमत लगभग 2 करोड़ 60 लाख रुपए बताई जा रही है। मंदसौर पुलिस का मोस्ट वांटेड अपराधी 50,000 का इनामी बदमाश चुन्नू लाल को राजस्थान की उदयपुर पुलिस ने उनके 3 साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिया है। बीते 2 सालों से मंदसौर पुलिस को इस शातिर अपराधी की तलाश थी। पुलिस को आरोपी के लूट की हत्या और 16 आपराधिक मामलों में तलाश थी। 17 में पुलिस ने एक दूल्हे को तब गिरफ्तार किया जब वो दुल्हन के साथ बारात लेकर लौट रहा था। पुलिस के मुताबिक दूल्हा बने नीरज सिंह गौड़ ने 2016 में एक लड़की को अपने जाल में फंसाकर भगाया था। शादी का झांसा देकर उस लड़की के साथ दुष्कर्म किया और उसका गर्भपात भी करवाया। शादी के बाद पर आरोपी धोखा देकर भाग निकला था। रायपुर के आमा नाका में निगम के रिटायर्ड इंजीनियर पारसनाथ पाठक ठगी का शिकार हो गया। हालांकि साइबर सेल ने 3 शातिर ठगों को झारखंड के जामताड़ा से गिरफ्तार कर लिया है। इंजीनियर से बैंक का अधिकारी बनकर केवाईसी अपडेट के नाम पर पूरा डिटेल लिया गया। इंजीनियर के बेटे पुलकित ने आमा नाका थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बलरामपुर के पहाड़ खड़वा गांव में जंगल में एक ग्रामीण पर भालू ने हमला कर दिया। भालू के हमले से ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं 3 महिलाओं ने भागकर अपनी जान बचाई। जंगल में महिलाएं लकड़ी बीनने के लिए गई हुई थीं और तभी अचानक भालू ने हमला बोल दिया। रेलवे की लापरवाही के चलते हजारों टन सरकारी खाद खराब हो गया। कोटा से सीधी सिंगरौली के लिए भेजा गया 3,000 टन को यूरिया बरगवा से रेलवे स्टेशन पर उतारा गया था। खुले आसमान में डंप खाद खरीद की बारिश की वजह से 40% बिक गया और अब समितियों में किसानों ने गीला खाद लेने से इनकार कर दिया। पूरे मामले में कलेक्टर राजीव रंजन बीड़ा ने कार्रवाई का भरोसा दिया है। इंदौर नगर निगम के बने गोदाम में अचानक भीषण आग लग गई। सूचना के बाद दमकल की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गोदाम में ब्लीचिंग पाउडर रखा हुआ था और लाखों का माल बुरी तरह से जलकर खाक हो गया। फिंगेश्वर के धान संग्रहण केंद्र कुंडेल भाटा में 15 दिनों के भीतर दूसरी बार आग लगने की घटना हुई। आज सुबह केंद्र के किनारे में रखे गए खराब बारदानों में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने घंटे भर की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बता दें कि 10 जून को धान के स्टॉक में रखे बोरों में अचानक आग लग गई थी। डेल्टा प्लस वेरिएंट अब तक 11 देशों में दस्तक दे चुका है। भारत में डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामले बढ़ रहे हैं, तो वहीं भारत के अलावा ये वेरिएंट ब्रिटेन, कनाडा, जापान, नेपाल, पोलैंड, पुर्तगाल, रूस, स्विट्जरलैंड, तुर्की और अमेरिका में भी पहुंच चुका है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आगाह किया है कि अगर मौजूदा चलन जारी रहता है तो कोविड-19 का डेल्टा वेरिएंट के अन्य वेरिएंट के मुकाबले ज्यादा हावी होने की आशंका है। WHO की चेतावनी ऐसे समय में आई है जब 85 देशों में इस वेरिएंट के मिलने की पुष्टि हो चुकी है और दुनिया के अन्य देशों में भी इसके मामले सामने आ रहे हैं। देश में डेल्टा वेरिएंट से कोरोना की तीसरी लहर आने के दावों पर ICMR ने विराम लगा दिया। ICMR के डॉक्टर सुमित अग्रवाल का कहना है कि तीसरी लहर के दूसरे कारण भी हो सकते हैं। प्रत्येक वायरस में म्यूटेंट होने की एक सामान्य प्रवृत्ति होती है और इसे हम नियंत्रित नहीं कर सकते।
देश में कोरोना संक्रमण के मामले में कमी आ रही है, जिसके साथ रिकवरी रेट बेहतर हो रहा है, तो वहीं पॉजिटिविटी रेट में भी कमी दर्ज की जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश में रिकवरी रेट बढ़कर 96.66% पहुंच गया है। वहीं पॉजिटिविटी रेट गिरकर 2.98% रह गई। दुनिया भर में कोरोना के मामले 18 करोड़ 7 लाख को पार कर गए हैं। वहीं अब तक 39,15,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर के 16 करोड़ 54 लाख मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया भर में एक्टिव मामले इस वक्त 1 करोड़ 14 लाख के पार पहुंच गए हैं। कुछ देशों में 2 चरण की वैक्सीनेशन के बाद छूट की सीमा बढ़ा दी गई। देश में एक दिन में कोरोना के 51,225 नए केस मिले, जिसमें से कुल आंकड़ा 3 करोड़ 1 लाख के पार पहुंच गए। वहीं 1,324 नई मौत से अब तक 3,93,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 63,674 मरीजों को ठीक होने पर डिस्चार्ज किया गया। वहीं 6,07,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी। मध्य प्रदेश में 62 नए केस के साथ ही अब तक 7,89,000 मरीज मिले हैं। प्रदेश में 22 मरीजों की मौत के बाद कुल आंकड़ा अब 8,849 पहुंच चुका है। 24 घंटे में 255 मरीज डिस्चार्ज होने के बाद कुल आंकड़ा अब 7,79,000 को पार कर गया है। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 1,280 पहुंच गई है। राजधानी भोपाल में 15 और इंदौर में 10 नए केस मिले हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 317 नए मामलों के बाद कुल आंकड़ा अब 9,92,000 को पार कर गया। राज्य भर में 8 मौत से अब तक 13,415 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। 605 मरीजों के डिस्चार्ज होने के बाद कुल आंकड़ा अब 9,71,000 को पार कर गया है। एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 7,314 रह गई है। राजधानी रायपुर में 18 नए केस मिले हैं। छत्तीसगढ़ में पूरे जिलों में वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है। प्रदेश में अब तक 80,36,000 लोगों को वैक्सीन लग चुका है। इसमें से 22% यानी कि 67 लाख लोगों को पहली डोज लग चुकी है, तो वहीं 4.34% यानी कि 13 लाख लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन प्रोग्राम सुचारू रूप से चल रहा है। प्रदेश में अब तक 1 करोड़ 8 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इनमें से 1 करोड़ 64 लाख यानी कि 22.5% लोगों को पहली डोज लग चुकी है। वहीं 3% यानी कि 22,56,000 लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। मध्य प्रदेश में कोरोना से रिकवरी रेट बढ़कर अब 98.7% तक पहुंच चुका है। प्रदेश के 31 जिलों में एक भी केस नहीं मिला है। बाकी जिलों में 1 से 5 केस मिले हैं। वहीं पॉजिटिविटी रेट गिरकर अब 0.1% रह चुका है। संक्रमण के मामले में मध्य प्रदेश अब 31वें नंबर पर पहुंच गया, जबकि 4 दिन पहले 28वें पायदान पर था। पिछले 1 हफ्ते से लगातार सोने चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की जा रही है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक गुरुवार की सुबह सोने की कीमत में 154 रुपये और चांदी की कीमत में 125 रुपये की टूट दर्ज की गई। और इस गिरावट के बाद दिल्ली के बाजार में 999 शुद्धता वाले 24 कैरेट सोने की कीमत अब 47,000 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गई। केंद्र सरकार लगातार इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण, बिक्री और इस्तेमाल को बढ़ावा दे रही है और इसी कड़ी में फेम 2 स्कीम के तहत इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स पर सब्सिडी को 50% तक बढ़ाया गया है। इसके बाद अब देश की लीडिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी टीवीएस मोटर्स, एम्पियर और अथर एनर्जी ने अपने ई स्कूटरों के दाम घटा दिए। पेंशन भोगियों को अब पेंशन स्लिप के लिए बैंक के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बैंक उन्हें एसएमएस, ईमेल और व्हाट्सएप के जरिए पेंशन स्लिप पहुंचाई मुहैया कराएगा। केंद्र सरकार ने बैंकों के पेंशनर को पेंशन स्लिप देने को कहा है। ये फैसला सीपीपीसी की बैठक में लिया गया। भारत में इस वक्त पूर्वी यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ समेत कुछ हिस्सों में मानसून एक्टिव है, जहां पर झमाझम बारिश हो रही है और आज इन राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के कुछ हिस्सों, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 2 स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। छत्तीसगढ़ में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया। यहाँ पर मौसम विभाग ने 14 जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। बिलासपुर संभाग के जिलों में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं रायपुर में भी सुबह से काले बादल छाए हुए हैं। मध्य प्रदेश में बारिश के कारण कई इलाकों में आंधी, तूफान और जलभराव की स्थिति बनी हुई है। भोपाल में भी बीती रात तेज बारिश हुई। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। शहडोल, कटनी, सिवनी समेत 12 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया। यूपी में लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते नदी नाले उफान पर हैं। वहीं गोंडा जिले में सरयू नदी का जलस्तर बढ़ने से आसपास के गांव में बाढ़ आ गई है। इधर बाढ़ के चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई गांव अब भी जलमग्न हैं, जिससे लोग घरों में कैद होने को मजबूर हो गए।
वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भारत की करारी हार के बाद टीम के कोच रवि शास्त्री ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है और उन्होंने ट्वीट कर कहा कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है कि बड़ी चीजें आसानी से नहीं मिलती। शास्त्री ने न्यूजीलैंड की टीम के प्रदर्शन की तारीफ की। खासकर ये बात यह रही कि उन्होंने भारतीय टीम के प्रदर्शन को लेकर कुछ नहीं कहा। न्यूजीलैंड के खिलाफ विश्व टेस्ट चैंपियनशिप यानी कि WTC फाइनल के दौरान भारतीय तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा के सीधे हाथ की 2 उंगलियों में चोट लग गई थी। इसके चलते अब उनकी सर्जरी हुई और उसमें टाँके लगा दिए गए हैं। हालांकि उम्मीद जताई जा रही है कि वो इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट मैच की सीरीज में खेल सकेंगे। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान ने ऐतिहासिक एशेज सीरीज रद्द करने की मांग की है। उनका कहना है कि अगर इंग्लिश खिलाड़ियों के परिवार उनके साथ ऑस्ट्रेलिया नहीं जा सकते तो इस साल होने वाली एशेज सीरीज को रद्द कर देना चाहिए। बता दें कि एशेज सीरीज इस साल के अंत में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित है। बोनी कपूर और श्रीदेवी की बेटी जानवी कपूर इन दिनों इंस्टाग्राम पर काफी एक्टिव है। अब जानवी ने अपने इंस्टा स्टोरी में बेहद हॉट फोटो शेयर की है जिसमें उनका आधा चेहरा बालों से ढका हुआ है। ये फोटो तेजी से वायरल हो गया।